इंसानियत की मदद ना करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। 15 की टीम में अबरार को ड्रॉप करने का बगैर खेले क्या सवाल पैदा होता है। इन्होंने जिस तरीके से ये 60,000 रुपए नाफिज कर दिए हैं और स्पेशली कराची की 36 मार्केटों को इन्होंने 60,000 के कमरे में डाल दिया है। मैं अरशद नदीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसकी वजह से हम सब की इज्जत हुई है। जब गुर्बत होती है तो ये औरतें जो है ज्यादा सफर करती हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में हफ्ते का पहला रोज़ पीर की सुबह। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्कूल्स खुल चुके हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया होगा और बखैरियत दफ्तर भी पहुंच चुके होंगे। घर में मौजूद तमाम खवातीन को मैं यही कहना चाहूँगा कि झगड़ा मत कीजिएगा, जो आपका दिल करे पका लीजिएगा। इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसी है कि अगर आपने खाविंद को फ़ोन करके पूछने की कोशिश की कि क्या बनाऊँ, तो उनके दिमाग का इस वक्त जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर बन गया होगा। बहरहाल ये तो हो गई थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी बात से करेंगे। शेख सादी का कॉल है कि अगर तुम्हें दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं तो तुम इस काबिल नहीं कि इंसान कहलाए जाओ। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब्दुल सत्तार एदी हों या फिर मौलाना बशीर फारूकी साहब हों या फिर आलमगीर ट्रस्ट की बात करें या फिर हम बात करें छीपा फाउंडेशन की, आज का दिन दुखी इंसानियत की खिदमत करने वालों के नाम है। अब्दुल सत्तार एदी साहब का कॉल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। अक्सर वो कहा करते थे कि इंसानियत की मदद ना करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। आज मुश्किल माशी हालात हैं, हम सबको इंसान बनने की ज़रूरत है। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे के साथ सिला रहमी रखना और अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को हर मुमकिन हद तक मदद करना या एटलीस्ट उस मदद की कोशिश करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे बड़ी खबर के साथ। मॉनसून बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान पूरी तरह मुतासिर, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पाक ईरान रेलवे राब्ता मुनक़ता, PDMA मुतहर्रिक, क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान मेजबान, भारत समेत 16 ममालिक मेहमान। MMA इवेंट पाकिस्तानी फाइटर के नाम, भारतीय हरीफों को धूल चटा दी। पाकिस्तानी फाइटर्स की जीत की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ताजिर दोस्त स्कीम या ताजिर दुश्मन स्कीम, FBR के खिलाफ ताजिर फट पड़े। मुल्क भर में 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। क्या मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत ताजिरों को मनाने में कामयाब हो पाएगी, प्रोग्राम में बात करेंगे। और एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धूम, 14 मेडल्स के साथ मेडल टेबल पर पहला नंबर। 5 सोने के तमगे जीतकर तारीख रकम कर दी। फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल में मेहमान। और नाज़रीन, अगर बात कर लें मुल्क भर में जो मानसून की बारिशों का सिलसिला चल रहा है, जो जारी है इस वक्त, वही तूफानी बारिशों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचा दी है। बारिशों के बाइस नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सक्खर में 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी गंभीर है और कराची के अंदर भी बारिश की जो है वो पेशगोई की गई थी और कल काफ़ी जगहों पर, कुछ इलाकों के अंदर जो है वो बारिशें हुई भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। हम उम्मीद तो करते हैं कि बारिश हो, ख्वाहिश भी रखते हैं बारिश हो, लेकिन नाज़रीन बुरी बात ये है और हालत ऐसी है कि हम ये दुआ बारिश की करके जो है ये भूल जाते हैं कि इससे नुकसानात जो होंगे, नुकसानात वैसे बारिश के तो नहीं होते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ इंतज़ामात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल हो जाती है। सक्कर से हमें शाहिद अली साहब ने ज्वाइन भी कर लिया, हमारे रिपोर्टर हैं। आइए उनसे डिटेल जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी शाहिद, बताइएगा। जी, दरिया सिंध में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की कैफियत बरकरार है। दोनों बैराजों से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता कोटरी बैराज की जाने बढ़ रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज पर जो है वो पानी की सतह में मामूली सी कमी आई है, लेकिन जो राजनपुर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई है, जिसके बाद मुमकिन तौर पर 1 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रेला वहाँ से निकलकर दरिया सिंध में दाखिल होने वाला है, जो आकर गुड्डू बैराज से टकराएगा।
गुड्डू बैराज पे क्या पोजीशन होगी, उसके बाद सक्खर बैराज पे क्या पोजीशन होगी। बात कर लेते हैं सक्खर बैराज कंट्रोल रूम इंचार्ज अब्दुल अजीज सुमरो साहब से। सुमरो साहब, ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जो 1 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी पहाड़ी इलाकों से आ रहा है। दूसरा जो डीजी खान है उसमें रेड अलर्ट आया हुआ है बारिश होगा, तो दरियाओं की अब क्या सूरत हाल बनने वाली है? असल में जो मुसलसल ये 3-4 रोज़ से जो बारिशों का सिलसिला चल रहा है, तो उसकी वजह से जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी सिलसिले हिल टॉरेंस है, वहाँ पे जो तुग़यानी आई है वो पानी तोनसा से नीचे यानी गुड्डू के अप स्ट्रीम में बराह रास्त जो पानी वहाँ दाखिल होगा। अब हम उसी पे नज़र रखी हुई है कि देखें वो पानी सिस्टम में कितना दाखिल होता है, क्योंकि वहाँ हुई है वो 1 लाख से ज़्यादा क्यूसिक का पानी है। अगर वो पानी दाखिल हो जाता है तो यकीनन गुड्डू बैराज जो है वो हाई फ्लड को अटेंड करेगा आने वाले दिनों में। और इसके अलावा जो डीजी खान और दूसरी एरियाज़ में बता रहे हैं, अगर वहाँ भी बारिशों का एक सिलसिला कल से शुरू हो जाता है तो फिर यकीनन जो ये पानी का जो सिलसिला है इंडस में, उसमें ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और ये 1 हफ़्ता मज़ीद पानी जो है यहाँ पे मीडियम फ्लड और हाई फ्लड रह सकता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगला हफ्ता जो है वो दोनों बैराजों पर जो है वो एक तो दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार रह सकता है, दूसरी जानिब जो डीजी खान में बारिशों की पोजीशन है या राजनपुर के पहाड़ी इलाकों से आने वाला पानी है उसकी वजह से गुड्डू बैराज पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ सकता है। साथ साथ सक्खर बैराज भी जो है वो ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले को टच कर सकता है। इस सिलसिले में जो है वो महकमा आबपाशी ने जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। महकमा आबपाशी के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की जा चुकी हैं। दरियाई बंदों और हिफाजती पुश्तों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि मुसलसल बारिशों के बायस तरबे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपका सक्खर से अपडेट दी। अब हम कोयटा का रुख करते हैं जहां से हमारे नुमाइंदे दानिश हमारे साथ हैं। जी दानिश, बताइएगा। जी, बलूचिस्तान भर में बारिशों का ये जो सिलसिला है ये आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक जहाँ जिन अजला में ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पर जो महकमे मौसमियात है उन्होंने अलर्ट भी जारी किया। जब किसी तरह PDM में जो सूबाई इदारा है उनकी जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाब से निमटने के लिए जो मुतल्लिका हुक्काम है, जो डिप्टी कमिश्नर और जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया हैं, उनकी जानिब से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिनमें कलात, नसीराबाद, लसबिला और जो दीगर इलाके हैं वो शामिल है। इस वक्त अगर मैं मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो कलात के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा हो चुकी है, जबकि उसके अलावा लसबिला में, वड में और जो दीगर आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। जबकि जो ज़मीनी रास्ते हैं वो कोयटा से भी जो रूट है यहाँ पर भी जो है वो गुज़िश्ता रात तक सैलाबी सूरत हाल जो है वो उसी तरह मौजूद थी और जो रास्ते हैं उनसे भी जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी मुनक़ता हो चुके थे। और जो दीगर कोयटा और कराची रूट पर जो लसबिला है वहाँ पर भी जो है वो बाज़ जगहों से ये इतलात आ रही थी कि वहाँ पर सैलाबी के दरमियान पैदा हो चुकी है। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। थैंक यू सो मच जी दानिश, बहुत शुक्रिया। नवीद शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्टर प्लानिंग है PDM बलूचिस्तान के। उनसे ज़्यादा डिटेल में जो है वो इस सूरत हाल के बारे में हम जान सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। जी थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रखी है अभी, जिसके ऊपर हमारे नुमाइंदे जो हैं दानिश साहब वो भी कोयटा के बारे में बता रहे थे कि ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए हैं, तो ये कितने शहरों के दरमियान ऐसी सूरत हाल है और अगर ऐसी सूरत हाल इस वक्त मौजूद नहीं है, इस पर काबू पा लिया गया है, तो उसकी भी ज़रा डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। ऐसा है कि देखिए ये क्योंकि अलर्ट जारी हुआ था जो रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बताया जो मेट डिपार्टमेंट का अलर्ट था उसमें बाकायदा इसके लिए इन्फॉर्म किया गया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना हेवी रेन्स होंगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। इसके लिए हमने अलर्ट जारी कर दिया था अपना तमाम DDMAs को और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। ऑलरेडी शुरू से जैसे ये अपना हमारा शुरू है, मानसून स्पेल शुरू है, उससे लेके अब तक की जो हमारी जितनी भी वो है इंतजामिया है, DDMAs हैं, अलायंस डिपार्टमेंट हैं, इवन कि हमने अब रिसेंटली पिछले दिनों UN ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुला लिया था और उनको बिठा के हमने उनसे तमाम एरियाज में जहाँ जहाँ पे उनके एग्जिस्टिंग है जो उनके लोग वहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं या उनके पास कुछ सप्लाईज हैं, तो हमने उनको DDMA के साथ लिंक करा दिया है। MMD जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनकी मशीनरी बाकायदा तौर पे हर जगह पे लगी हुई अपने काम कर रही है वहाँ पे।
और जाहिर है बलूचिस्तान बहुत स्केटेड एरिया है, आपको पता है कि रकबे की लिहाज से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो रोड्स जितने भी हैं मोस्टली वहाँ पे NHA को भी हमने एक्टिव रखा है, MMD को भी एक्टिव रखा हुआ है, और उसके वजह से जहाँ पे भी कोई ब्रीच आ रहा है या कोई मसला हो रहा है उसको हम फौरी तौर पे उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। CM साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके लिए हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने पर्सनली तौर पे तमाम इलाकों का विजिट कर लिया, वहाँ पे जिसकी कमी थी या कोई कमी पेशी थी उसको भी हमने पूरा कर लिया। मगर आपको पता है क्योंकि ये पानी का जो बहाव है या जो अनप्रेडिक्टेबल जो इस तरह की जो बारिशें होती हैं उसमें कम से कम ये है कि सैलाबी सूरत तो पैदा होगी, मगर उसको निपटने के लिए उसके साथ टैकल करने के लिए हमारी तमाम डिपार्टमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने शेख साहब। लेकिन अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया अनप्रेडिक्टेबल बारिशों का, ये बारिशें जिसका ये सिलसिला चल रहा है मानसून का, ये अनप्रेडिक्टेबल तो नहीं है। तो पिछले एक हफ्ते से हमें मालूम था कि इतनी हैवी रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो ये इसके लिए तो एटलीस्ट हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि जी ये रेंज है, जैसा कि आपने बताया कि प्लानिंग जो है वो आपकी चल रही है और आप लोग इसके लिए प्रिपेयर भी थे, बाकी इदारों से भी आपने बात कर रखी थी। लेकिन जाहिर सी बात है कुदरत का कानून है जी, अब आखिरी हल तो यही हो सकता है कि कितनी बरसेगी किसी को नहीं पता, बट एटलीस्ट हमें तैयार होना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी हद तक तैयार भी थे। अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि जो होना था वो हो गया, द डैमेज हैज़ बीन डन ऑलमोस्ट, और अल्लाह करे इससे ज़्यादा ना हो। इस सब से रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा सर, ताकि लोगों के लिए जो है वो एटलीस्ट ज़मीनी रास्ते जो हैं, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने भी हमें अपडेट किया और आपके पास भी अपडेट होगी, हमारे पास तो सिर्फ कोयटा से सिपी तक की है, आप बाकी डिटेल में बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनका रास्ता जो है वो मुनक़ता है? मुनक़ता तो जो मुनक़ता हुए थे और रात तक बहाल हो गए। अच्छा, बहाल और इसका हम डेली सिचुएशन, हाँ बिल्कुल, नौशी का रास्ता था वो बिल्कुल बहाल हो चुका है, खुशदार का रास्ता बहाल हो चुका है, और बोलान का जो रास्ता था वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो रास्ता ख़त्म हो गया था, पानी के बहाव को कम करने की जब तक कम हुआ उसके बाद दूसरा बोलान कच्ची का रास्ता भी बहाल हो गया। ट्रेनों का एक ये जो चमन की तरफ ट्रेन जाती है उसका थोड़ा सा मसला था, वो भी कल तक जो इतला थी कि 4-5 घंटे में वो भी बहाल हो जाएगी, और तकरीबन वो बहाल हो चुकी है, ताकि कोई इस किस्म हमारी कोशिश ये देखें कि PDM में है और जो दूसरे डिपार्टमेंट है, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जो ज़मीनी रास्ते हैं वो कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो, क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त पे और उनकी जो, हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए PDM ने अपनी जितनी भी ताकत थी या जितना भी हमने अपना, हमारी मशीनरी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। उन्होंने बाकायदा NHA को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, NHA अपने काम कर रही है, CNW कर रही है, हर एक की तरफ से कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम उसको किसी बड़े नुकसान की तरफ। चीफ मिनिस्टर साहब की सपोर्ट का आपने बताया, किस हद तक आपके पास मौजूद है? फुल आपको दिया, फुल हैंड दिया हुआ है, फ्री हैंड के जी आप करें जो भी है, या कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि अभी आपको प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहे। देखिए ये जो CM साहब का अपना जो अपना इनिशिएटिव लिया हुआ पर्सनली तौर पे, ईच एंड एवरीथिंग उनको डेली की सिचुएशन पता चल रही है, और वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं तमाम कमिश्नर्स के साथ। सूबाई जो ओहदेदारान हैं जहाँ पे हो रहा है उसके बारे में उनको हर घंटे में, हर 2 घंटे में, हम हर 2 घंटे बाद एक जो है ना अलर्ट इशू करते हैं या जो ब्रीफिंग दे रहे हैं बाकायदा। उसमें हमारा DSR डेली सिचुएशन रिपोर्ट है, वो आप भी देखते होंगे हमारी, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, बल्कि दरियाओं में जो पानी का जो बहाव है वो किस हद तक है, हब का अभी जो बहाव है वो भी हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, वो भी अपनी तमाम रिपोर्ट्स दे रहा है, NHA दे रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको। अच्छा, हब डैम की शेख साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त? हब डैम की सूरत हाल जरा बताइए, कितना उसमें स्पेस अभी है? उसमें तकरीबन काफी आधे से ज्यादा स्पेस पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी वहाँ सूरत हाल बिगड़ने की अभी कोई इम्कान नहीं है? अभी तक नहीं है, बिल्कुल। मैंने कल पर्सनली तौर पे वहाँ के जो इरिगेशन के इंचार्ज हैं, डैम के इंचार्ज, उससे मेरी बात हुई थी, और उनसे जब बात हुई उन्होंने बड़ी तसल्ली दी कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, यहाँ पे अब तक बहुत ज़्यादा स्पेस है, अगर पानी आता भी है खुशदार वर्ड की तरफ से तो हम उसको कवर कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस ज़्यादा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया नवी शेख साहब, हमारे PDM बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक। और नाजरीन आपने देख लिया कि जी ये पानी जो है वो अब इंडिया से छोड़े जाने का इम्कानात जो हैं वो बढ़ चुके हैं और शुरू भी हो चुका है वो सिलसिला कुछ मकामात के ऊपर। तो ये जो सैलाबी दहशतगर्दी है
ये तो इंडिया करने से बाज आएगा नहीं, लेकिन हमने हाँ एक महाज के ऊपर और इंडिया को शिकस्त दी है। बताते हैं आपको कहाँ। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम MMA इवेंट का इनेकाद किया गया। 16 ममालिक के खिलाड़ियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फाइटर्स ने 2 भारतीय सूरमाओं को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। पहले दिन होने वाले परफॉर्मेंस में से 4 मार्कों में फतह पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम रही। खुर्रम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सजा लाहौर में एशियन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अखाड़ा। पहले रोज 10 मुकाबले हुए, जिनमें से 4 फाइट्स फतह पाकिस्तानी फाइटर्स के नाम रही। Listen to this arena erupt in adulation. कामयाबी समेटने वाले 4 कौमी फाइटर्स में इस्माइल, जिया, अब्बास खान और रिजवान अली शामिल हैं। एक अनडिफीटेड ओपनर के साथ जो कि अपनी हिस्ट्री में अभी तक वो फाइट नहीं हारा था, ये उसकी पहली लॉस थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ दुआएं थी और मैंने प्रूव किया। मैं बिल्कुल खुश हूँ वाकई कि मैंने जीता हूँ और पाकिस्तान के लिए, इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन यह है कि अपने ओपन के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई और दूसरी बात मैंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं इसे नॉकआउट करूँगा और अल्लाह ताला ने मेरी लाज रखी इस बात की। इवेंट के मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना था कि पाकिस्तान में पहली मरतबा MMA के मुकाबले मुनक्किद हुए और 16 ममालिक के 180 फाइटर्स ने इसमें हिस्सा लिया। पूरी कौम के लिए ये फख्र की बात है। पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि 160 जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे 16 मुल्कों से मौजूद हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर जो टैलेंट हंट है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी मदद से हम स्पोर्ट्स का टैलेंट निकाल कर सामने लाएंगे, हर स्पोर्ट्स में लाएंगे और अरशद नदीम जैसे आपको स्टार्स हर फील्ड में नजर आएंगे इंशाल्लाह। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के आलमी सतह के मुकाबलों से जहां पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उभरेगा, वहीं मुल्की सतह पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खेल को भी फरोग मिलेगा। जी नाजरीन, तो अब हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक जो हैं वो मौजूद हैं फातेह फाइटर जिया मिशवानी के साथ और देखते हैं क्या गुफ्तगू हो रही है। ओवर टू यू खुर्रम। अच्छा, बिल्कुल मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान के वो प्लेयर जिसने भारत के प्लेयर को जो है वो शिकस्त दी है इस वक्त जिया मिशवानी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मिशवानी साहब बताइएगा क्या कहेंगे, बड़ी कामयाबी है और आपने भारत के जो प्लेयर है उसको मारा है और भगा दिया है, क्या कहेंगे? नहीं यार, बिल्कुल भी भगाना नहीं चाहते क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं पाकिस्तान, तो मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इतना दिल रखते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आए और मेरे साथ कम्पीट किया, तो उनका शुक्रिया। और मैं बिल्कुल खुश हूँ वाकई कि मैंने जीता हूँ और पाकिस्तान के लिए, इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन यह है कि अपने ओपन के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता हूँ। मुझे बताइएगा, बड़ा प्रेशर होता है भारत का और पाकिस्तानी जो क्राउड यहाँ पर बैठा हुआ था वो बड़ा नारे जो हैं वो गूंज रहे थे, तो आप जब ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, बॉक्सिंग पॉइंट के अंदर मौजूद थे, तो आपने प्रेशर लिया तो नहीं? नहीं, उस टाइम पे मैं सुनता, ठीक है ना, मैं सुनना नहीं चाहता था कुछ भी कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं। उस टाइम जो मेरे माइंड में चल रहा था, जिस तरह मैंने बताया था सबको कि मैं फर्स्ट राउंड में फिनिश करूंगा, सर मेरा फोकस उस पे था। जैसा कि वो खेल भी रहा था, कभी इधर कभी उधर, वो स्टार्टिंग में थ्रोज भी कर रहा था, किक्स भी कर रहा था, लेकिन मैं उसको भी नहीं देख रहा था। मुझे अपने गेम्स के ऊपर फोकस था कि मैंने क्या करना है, जो मैंने करना था वो मैंने करके दिखाया। आप क्या समझते हैं कि ये जो गेम है पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो मकबूलियत की हामिल नहीं है और अब पाकिस्तान में इस गेम को जो है फ़रोग दिया जा रहा है, एशियन लेवल का मैचेस जो है वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पे हर एक बच्चा MMA कर रहे हैं और हर एक बच्चा MMA जानता है। अगर ये टीवी के चैनल थोड़े से उनको भी सपोर्ट करें और उनको फेस टीवी पे लेकर आएंगे तो ये इंशाल्लाह क्रिकेट से दूसरे नंबर पे ये स्पोर्ट है और ये क्रिकेट से नंबर 1 पे भी होगा अगर ये टीवी चैनल उनको सपोर्ट करें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्लेक्सेस लगाई गई हैं, यहाँ पर डाइवो है, बॉल है, क्या पैगाम देंगे? यकीनन इस तरह की गेम को फ़रोग देने के लिए बॉल और डाइवो जो है वो मेन किरदार अदा कर रहा है, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि यार बॉल हर एक एथलीट के पीछे जाए और उनको बोले कि यार आप आ जाएं, फेस आपको हम टीवी पे लेकर आते हैं ताकि दुनिया देखे कि MMA क्या चीज़ है। सिर्फ इसी चैनल पे आएंगे MMA तो तब भी वो होगा, ठीक है ना। और मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जब वो आएंगे और एथलीट को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने भारत के जो प्लेयर हैं, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सर आपका। जिया साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, बोल जो है वो अब सब एथलीट्स के पीछे जाएगा, आप टेंशन ही ना लें, बल्कि सारे एथलीट जो है वो यहाँ पर आते हैं। अरशद साहब उस वक्त से जो है वो अरशद नदीम साहब के साथ जो है वो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जब वो हारे थे तब भी, जब उन्होंने पिछली मरतबा रनर अप रहे थे तब भी, मतलब जब भी जो भी रहा है हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे पास जो है वो हीरो पाकिस्तानी जो सेगमेंट है उसमें आप जैसे हीरोज़ हैं वही आएँ, और वो रोज़ आते हैं, आज भी आएंगे इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, मज़ीद भी आपको जो है वो हमारे हीरोज़ नज़र आएंगे। फ़िलहाल बड़ी ज़बरदस्त फाइट थी लाहौर के अंदर जो मेला लगाया गया, और इसमें जो है वो वाकई वज़ीर-ए-आज़म साहब का विजन है। राना साहब ने बिल्कुल सही फरमाया सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब का विजन है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात होती है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और वक्फे से पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने एक खूबसूरत सा नीले रंग का कोट पहना हुआ था, जो वक्फे के दौरान हमारे प्रोड्यूसर मुदस्सिर साहब की लाई हुई निहारी की नज़र हो गया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे कोट को वो निहारी पसंद आई। खैर, थैंक यू सो मच मुदस्सिर साहब, आप लेकर आए निहारी। और अब जो है वो नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की, क्योंकि वहाँ पर भी निहारी के शौकीन बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और फिर ट्रेन हो करके आपको जाना पड़ता है वर्ल्ड कप के लिए, और वर्ल्ड कप हार के जब आप वापस आते हैं तो हमें बड़ा ही अफसोस होता है। खैर, नेक तमन्नाएं हमेशा से आपके साथ हैं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है रिंगटोन पे लगा हुआ है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। मेहमान टीम लाहौर में 3 रोज कयाम के बाद कल इस्लामाबाद पहुंची थी। कौमी टीम गुज़िश्ता एक हफ्ते से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही है। आपको बताते चलें कि कराची नेशनल स्टेडियम की बहाली की वजह से कराची में होने वाला टेस्ट मैच अब कराची के बजाय रावलपिंडी में ही मुंतकिल कर दिया गया है, और अब दोनों टेस्ट मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में खेले जाएंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच का आगाज 21 अगस्त से होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहतरीन क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फहीम भाई, पहले तो आपको नहारी मुदस्सिर भाई ने खिलाई, अकेले के लिए आपने नहारी खाई सुबह सुबह, और यकीनी तौर पर आपने जिस खुलूस से जिस मोहब्बत से इंट्रो दिया पूरी दुनिया में मॉर्निंग शो शोहरत फहीम खान आपने और आपकी पूरी टीम ने शोहरत हासिल की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जिस तरह कोर्ट यकीनी तौर पर अब नहारी की नजर हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आप थोड़ा पीछे ले जाएं, डेलस में मैच खेलने से पहले लड़के नहारी खिला रहे हैं, $25-25 देके तस्वीरें खिंचा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपको लाइसेंस ऑफिसर बनाने चाहिए। आप जैसा बंदा पाकिस्तान टीम में होगा ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिटनेस पर तवज्जो देगी, और फिटनेस पे तवज्जो ना देने की वजह ये हो रहा है, और वसीम अकरम की जो बात आज सच साबित हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं लिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बुरा हाल है। फिटनेस एक बहुत बेसिक होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। फहीम भाई, आप प्रोग्राम करने आते हैं सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, फिर पूरा तैयारी करते हैं, पूरी टीम होती है। अच्छा साजिद भाई, कथा कलामी की माजरत, वो हमारे यहाँ जो है ना वो एंटरटेनमेंट चैनल पे शायद मिसेस खान भी आई हुई है, तो उनकी तरफ से दरखास्त आई है कि आप थोड़ा सा अगर लेफ्ट हो जाएंगे तो फ्रेम ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये बेहतरीन हो गया सर। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ये मैंने पता है आपसे क्यों करवाया है, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स जिनका भी आपने तस्करा किया ना, वो शेविंग ब्लेड और ये सारी चीज़ें बेचने में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और स्पेशली ये ठंडी वाली बोतलें जो होती हैं ये बेचने में ज़्यादा मसरूफ़ है। क्रिकेट की प्रैक्टिस से ज़्यादा जिनकी 2 साल से ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, और अब टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं जो कि 5 रोज़ का है। T20 में हमने इस टीम का हाल देख लिया था, हाँपते कांपते हुए इन लोगों से 4-4 ओवर हुए थे। सब 5 दिन में क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे। नगमिया फिक्री है आपने और हमने एक पिछले हफ्ते टीम बता दी थी, ये टीम होगी। 17 रोज की टीम अनाउंस किया। 15 रोज की टीम में अबरार को ड्रॉप करने का बगैर खेले क्या सवाल पैदा होता है? दुनिया क्रिकेट में लोग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अबरार ने 37 विकेट टेस्ट मैच में हासिल की है। आप टेस्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर से जाएं, ठीक है, जितनी भी वर्ल्ड फास्ट विकेट बना लें। ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट के इम्तिहान है, कोच के इम्तिहान है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 15 रोज की जो टीम अनाउंस की है उसमें अबरार का बाहर होना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिस्ट्री बॉलर है,
आपका वाहिद मिस्ट्री स्पिनर है, आपके पास है ही नहीं और कोई इसके अलावा। और आप किसी सीरीज में आप ये देखें, अच्छा हुआ आपने अबरार का नाम ले लिया, मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप डिटेल में तबसरा करें कि आप अबरार को हर कंपटीशन में लेके गए, हर वर्ल्ड कप में लेके गए, खिलाया आपने अबरार को, कहीं भी नहीं है। क्या वजह है आखिर, ऐसा क्या मसला है अबरार से? अबरार का मसला ये है, कराची से उसका ताल्लुक है, वो बगैर खेले है ड्रॉप कर देते हैं। जो उसने रिकॉर्ड किया, मैं तो समझो तेज तरीन रिकॉर्ड ब्रेक करने चाह रहा था, जो यासिर शाह ने यकीनी तौर पर आपके यासिर शाह जो 250 टेस्ट ले चुके हैं, उसके साथ भी ये सुलूक किया है, अबरार के साथ ये सुलूक किया है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सीनियर लोग या क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, अगर मैं यूसुफ की बात करूँ, असद शफीक की बात करूं, वकार की बात करूं, ये पूरी टीम मौजूद है। या शान मसूद बैकफायर कर गए, शान मसूद को डिसीजन लेना नहीं आता। शान मसूद किस बात के कप्तान है, अपने लिए चली जाएगी उनसे जो चाहने थे। ऐसी कप्तानी का क्या फायदा जो अपनी मर्जी की टीम नहीं खिला सका। और अपनी मर्जी का मैं बताइए, अगर बांग्लादेश की टीम में आप सकते मुश्ताक वर्ल्ड क्लास स्पिनर कोच मौजूद है, मुश्ताक अहमद जो बॉलिंग कोच बांग्लादेश के कोच है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को स्पिनर कोच की जरूरत है। तो उसने वो बात समझते हैं, हम स्पिन कोच नहीं रख रहे और इतने सारे फास्ट बॉलर कोच हमने रख लिए हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत लग्नियां फिक्री है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये बारिश 3 दिन है, 3 दिन का मतलब 60% बारिश की पेशिंग हुई है, 60% बारिश होगी और 2 दिन खेल होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच आपने जो है पिंडी में दोबारा शिफ्ट कर दिया। आपको याद हो भाई 96 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे आपने डिफेंस स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला था, तो आप डिफेंस स्टेडियम में टेस्ट मैच करा सकते हैं। कराची को क्यों महरूम कर रहे हैं? कराची के नेशनल स्टेडियम आप नहीं है तमाशे को, मगर डिफेंस स्टेडियम 20,000 तमाशे बैठने की गुंजाइश है। कराची से टेस्ट मैच शिफ्ट कर लिया, फिर दूसरा मुल्तान में करा सकते हैं। और मुल्तान में फहीम भाई बड़ी प्यारी बात करते चलूं आपके इस प्रोग्राम के तरफ से, आप पाकिस्तान क्रिकेट को तमाशाई को ग्राउंड में बनाना ना, अरशद नदीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पर लाना चाहिए। अरशद नदीम ग्राउंड में आएंगे, तमाशाई ग्राउंड में आएंगे, पाकिस्तान पकड़े पाकिस्तान। अरशद नदीम साहब का स्टैम्प पूरे पाकिस्तान में हम की जो स्पोर्ट्स को गिरते हुए उन्होंने संभाला, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो कौम को मुत्तहिद किया है इस वक्त, वो क्रिकेट नहीं कर पाया, वर्ल्ड कप नहीं कर पाया, लेकिन अरशद नदीम ने जो है वो अकेले पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। तो बड़ी अच्छी आपकी एडवाइस है कि अगर मुल्तान में किया जाए तो सब लोग जो है वो अपने शहजादे को, फखरे पाकिस्तान को देखने के लिए वहां पर जरूर आएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच बोरिंग होता है, आवाम कम आती है देखने के लिए, और इसलिए जरूरी भी है। क्या ख्याल है आपका? वो क्रिकेटर भी थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो क्रिकेट नहीं खेल पाए। उसकी बेसिक जो शुरुआत थी वो क्रिकेट खेलना चाहता था, मगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी। और आज 2024 में 118 साल तारीख ने जो कारनामा अंजाम दिया है, और ये हमारी पाकिस्तान को स्पोर्ट्स को जोड़ा है, और ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को जोड़ने में हम इसको सलूट पेश करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनको फौरी तौर पर उनको 50 लाख रुपए अनाउंस करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और पाकिस्तान जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी करा रही है ना, उसको पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाना चाहिए, मेंटोर बनाना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की साजिद आपने कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेंटोर जो है वो आप अरशद नदीम को बनाया, और बिल्कुल बनाए, जरूर बनाए, और बनना भी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जी। आपने 118 साल का जो जिक्र किया है, बिल्कुल वो रिकॉर्ड उनके पास है और मौजूद है, और इसके तहत जो है वो उन्हें ज़रूर बनना चाहिए। बड़ी अच्छी एडवाइस है आपकी। अगर हम बात करें मैच की, वापस आते हैं अगर मैच के ऊपर, तो मुझे बताइए टीम में इस वक्त जो वर्ल्ड कप पे हमने देखा था, बड़ा ही कोई नफसा नफसी का दौर चल रहा था, अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे थे सब लोग, तो अब कुछ टीम सुधरने के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? कोई अंदर की खबर आपके पास आई हो कि हाँ जी कोई फेंटा लगा है, अब टीम सुधर गई है, अब 1 यूनिट होके खेलेंगे, या अभी तक वही चल रहा है? देखिए ये तो बात माननी पड़ेगी, नवीद इकरम चीवा साहब को मैनेजर बनाया पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया भी मैनेजर थे, मगर वह हाफिज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कट दे दिया, माफी दे दी थी, उन्होंने बड़ी जोर लगाया। और हमने आपने प्रोग्राम में कितने दिन पहले ब्रेक की थी, ये खेलेंगे, तीनों खेलेंगे, इनको माफी दे दी गई है। और माफी देने के बाद एक मौका दे देंगे, क्रिकेट पे फोकस करें, क्रिकेट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। रेड बॉल जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, ICC टेस्ट चैंपियन के पॉइंट, पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है, पाकिस्तान टीम में पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया साजिद भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। जब भी आप होते हैं बड़ा अच्छा आपका तज्जिया होता है, आपका तबसरा होता है। हमेशा हमारी ख्वाहिश यही रहेगी कि जैसे ही मैचेस स्टार्ट होते हैं आप अपना वक्त जो है वो हमारे लिए ज़रूर महफूज कीजिएगा। थैंक यू सो मच साजिद भाई, आप वंस अगेन। नाजरीन एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है।
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे ज़रा गंभीरता की। जी हाँ, भारी भरकम टैक्स और महंगी बिजली के खिलाफ कराची के ताजिर बिफर गए। ताजिरों ने FBR की ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद करते हुए फौरी नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर, जमील पराचा, मोहम्मद रिजवान, इरफान, अब्दुल रऊफ इब्राहिम समेत दीगर ताजिरों ने मुल्क भर में 28 अगस्त को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। महंगी बिजली, बढ़ती महंगाई और FBR की जानिब से ताजिरों को माहाना 60,000 रुपए का टैक्स चालान, जिसके खिलाफ ये स्ट्राइक होने जा रही है, ये भी एक एजेंडा होगा। इस पर डिटेल में बात करने के लिए शर्जील गोपलानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि ताजिर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो सबसे पहले तो। और उसके बाद ये बताइएगा कि ये जो स्ट्राइक होने जा रही है, पहले तो ये बताइए ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है इसमें कितनी दुश्मनी हुई है? अच्छा, ताजिर दोस्त स्कीम जो है वो इन्होंने मुतारफ कराई थी न्यू कॉमर्स के लिए, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है, ठीक, उनको लाने के लिए। ठीक। और उन्होंने हमसे जब ये बात की थी कि ये बहुत आसान ताजिर दोस्त स्कीम होगी, तो हमने इसको वेलकम किया, ठीक। लेकिन इन्होंने जुल्म ये किया कि जो हम पुराने टैक्स पेयर्स हैं, जो रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, 30 साल 40 साल से रेगुलर टैक्स दे रहे हैं, उनको भी इस स्कीम में इन्होंने डाल दिया। उनको नोटिस सर्व कर दिए कि आप 60,000 रुपए माहाना जमा करें। सही। और उसमें सेक्शन 147 जो है वो एडवांस इनकम टैक्स का जो है कानून है, जो कि जी वो उन्होंने हम पे नाफिज कर दिया तमाम लोगों पे। तो ये यहाँ से हमारा इनके साथ इख्तिलाफ शुरू हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ताजिर दोस्त स्कीम वो होती है कि जो आप सेल्फ असेसमेंट पे आप रखा जाता है। हमने हमेशा इनको एक चीज कही है कि आप सेल्फ असेसमेंट रखें, और ऑडिट का तो उनका एक निजाम है। साल के बाद जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, इसके बाद ऑडिट आता है हर 3 साल में, 4 साल में किसी हर ताजिर का ऑडिट होता ही होता है। तो फिर ऑडिट में बहुत सी चीजें होती है वो सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये 60,000 रुपए नाफिज कर दिए हैं, और स्पेशली कराची की 36 मार्केटों को इन्होंने 60,000 के ज़मरे में डाल दिए माना, तो ये जो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ ये आ गई है जिसके खिलाफ ये होने जा रही है हड़ताल, और दूसरा बिजली के नरखों को लेकर के भी जो है वो आप लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं कि जी बिजली के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। वो मामला क्या है? आप देखें ना, एक घर जो है कराची के अंदर नॉर्मल घर है 25 से 30,000 रुपए जिसका किराया होता है, उन घरों का 70-80 हजार रुपए बिल आना शुरू हो गया है। अब वो हर शख्स की गुंजाइश से बाहर हो गया बिजली का बिल। हर शख्स का अपने घर का बजट होता है। अब हमारा कारोबारी बजट भी है, दुकानों का 80,000 लाख रुपए बिल, घर का 80,000 लाख रुपए बिल हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ पे दुकानों का किराया ज्यादा से ज्यादा, अगर आप बहुत अच्छी मार्केट में चले जाएं तो 40-50 हजार रुपए किराया होगा, लेकिन बिजली का बिल 1 लाख रुपए। इस तरीके से अगर आप देखें तो इस वक्त 500 गज के डिफेंस के घर का बिल जो है वो 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए बिल आ रहा है लोगों का। तो और जो इसकी वजह से जो है हमारे लिए तो इस वक्त गुंजाइश से बाहर होता जा रहा है। बिजली बिल हम कहाँ से पे करेंगे? और हमारे लिए नहीं, आम आवाम का भी यही हाल है। आपका भी अपना घर का बजट डिस्टर्ब हो गया होगा बिजली के बिल। आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सबका यही हाल है। अच्छा, यहाँ अगर हम वापस ये 60,000 रुपए की बात करें तो गोपलानी साहब जरा ये बताइएगा कि ये 60,000 रुपए जो फिक्स किया है, ये किस मद में किया है, किस असेसमेंट के बाद किया है? मतलब एक बंदा अगर समझे 5 लाख की दुकान लेके बैठा हुआ है किराए की, एक 50,000 की लेके बैठा हुआ है, सबके ऊपर ये 60,000 रुपए लागू हो चुके हैं बराबरी के साथ। जरा इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। असल में देखें, जिन लोगों ने ये नाफिज किया है उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, ना उन्होंने कोई मुशावरत की ताजिरों से, ना उनके पास कोई RD है। ठीक है, RD पहले तो आप रिसर्च करें ना कि आप कोई टैक्स लेने जा रहे हैं, आप किस तरीके से दुकानदार या कोई भी कारोबारी शख्स दे सकेगा। हर मार्केट में 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो बड़े कारोबारी लोग होते हैं। अच्छा, जो बड़े कारोबारी लोग हैं वो 60,000 नहीं हो सकते, 5 लाख रुपए माना भी देते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों का टैक्स हर साल टैक्स भरा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 50 लाख 60 लाख रुपए भी साल का इनकम टैक्स पे करते होंगे, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सबको अगर 60,000 में डाल दें, अब आप इन्होंने डिफेंस की मार्केट का पूरा डिफेंस की मार्केट नहीं, पूरे डिफेंस में 60,000 रुपए इन्होंने टैक्स रख दिया। अब आप अगर फेज 2 एक्सटेंशन चले जाएं तो आपको वहां पे डेंटर और पेंटर की दुकानें ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है गाड़ियों को। ठीक है, वो बेचारा 60,000 रुपए कहाँ से देगा? अगर नान भाई है जो नान बेचता है वो 60,000 रुपए कहाँ से देगा? कोयटा वाले होटल जो है डिफेंस में 100 के करीब 150 करीब होंगे, लेकिन वो 60,000 महाना कैसे दे सकता है? उसकी अच्छा, डिफेंस की दुकान का किराया भी 30
35,000 रुपए से ऊपर नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन आप 60,000 रुपए महाना उससे इनकम टैक्स मांग रहे हैं। अच्छा, इनकम टैक्स तमाम इखराजात निकालने के बाद दिए जाते हैं जी। अच्छा, फिर इनका कहना ये है कि आप 60,000 जमा करा दें, साल के बाद आप रिटर्न फाइल करके अपने पैसे वापस देने। भाई वो 60,000 रुपए लाएगा कहाँ से? एग्जैक्टली। अच्छा, एक टैक्स का देखिए, दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक या दूसरे ममालिक की जहाँ कंपेरिजन डाला जाता है कितने लोग टैक्स दे रहे हैं या टैक्स नेट में है, उसकी वजह ये होती है कि देखें दुनिया में कहीं भी टैक्स का जो मामला है, अगर आप उसको स्टडी करें तो जब तक आप अपनी बैलेंस शीट नहीं देंगे इनको लोन नहीं मिलती। अच्छा, बैंक लोन्स के ऊपर ज्यादातर लोगों की मैशियत, मुल्कों की मैशियत डिपेंड करती है। लेकिन पाकिस्तान में हमारा जो ताजिर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेजोरिटी जो है वो बैंकों से लोन नहीं लेता, क्योंकि इस्लाम में सूद हराम है। जी बिल्कुल। उसकी वजह से इसलिए हमें बैलेंस शीट की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो इस वजह से लोग टैक्स से दूर रहते हैं। और एफबीआर का महकमा ऐसा है कि वो आपको पता है माशाल्लाह और सुभान अल्लाह। हाँ, वो ये तो 60,000 रुपए जो भी आपने बताया कि नान वाला भी दे रहा है, चाय वाले पे भी लगा दिए हैं, डेंटर पेंटर पे भी लगा दिए हैं, तो उससे तो आइडिया हो ही गया है कि जी इनकी क्या केस स्टडीज रही हैं इस मामले में। जी बिल्कुल। और अगर वो चाहते थे इस टैक्स स्कीम को कामयाब करना, तो हम बैठे हुए थे इनके साथ, हम इनके साथ बाकायदा मीटिंग कर रहे थे और हम अपनी मार्केटों में ले जाके जो लोग नॉन रिफाइलर थे उनको हमने रजिस्टर्ड भी कराया पिछले चंद दिनों में। आप देखेंगे कराची साहब, आप यहाँ पर कता कलामी की माजरत चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि अभी अगर आप बता रहे हैं कि आपसे मशवरा नहीं हुआ लेकिन इन्होंने आपको मिसगाइड किया है, ये भी आपने शुरू में कहा कि जी आप लोगों से जो बात हुई थी इन्होंने उस तरीके से काम किया नहीं, यानी बातचीत का मामला शुरू हुआ था, फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इतने ज्यादा मामला खराब हो गए कि 28 तारीख को आप लोगों को स्ट्राइक करनी पड़ रही है? देखिए, इन्होंने हमसे मुशावरत कानून बनाने में नहीं की थी, मुशावरत ये की थी जब इन्होंने कानून बना दिया तो उन्होंने हमें ऑफर की कि तमाम आरटीओ के अंदर हम एक आप लोगों को ताजिर दोस्त स्कीम का दफ्तर दे रहे हैं और उसमें आप लोग बैठ के हमारे साथ जो भी मामला हो, कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई एनोमली हो जाती है, तो आप यहाँ बैठ के अपने मामला खुद यहाँ पे कमिश्नर और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ हर आरटीओ में आप तय करें। अच्छी तजवीज़ थी और हमने इसको एक्सेप्ट भी किया। फिर इन्होंने हमें कहा कि 100 रुपए से लेके 1,000 रुपये महाना ये लोगों से लिए जाएगा ताकि लोग टैक्स नेट में रहें। हमने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसकी हमने इनसे डिटेल पूछी, भाई क्या होगी, बोले हम जून के बाद जब आपका फाइनेंस बिल आएगा तो उसमें ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। हमने 12 दफा इनसे पूछा कि आप फाइनेंस बिल से पहले हमें ये बताएं कि उसकी आपकी तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से ये नाफिज अमल होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये 100 रुपए से लेके 1,000 रुपये महाना की बात हो रही थी। सही। और अचानक से इन्होंने जो है 60,000 का जो है वो ना टेबल इशू किया। जब टेबल आया तो उस वक्त हमारे साथ आपके चेयरमैन एफबीआर जो है जूम के जरिए उन्होंने हमसे मीटिंग की, उसको हमने जो है उसमें बल्कि कराची के ताजिरों ने उस मीटिंग के दौरान ही बाइकआउट कर दिया कि आप जो बात कह रहे हैं और हमारी बात सुन नहीं रहे तो बेहतर ये है कि हम आपसे बात नहीं करें, हम बाइकआउट कर देते हैं। इसके बाद पेशावर के जो ताजिरों का भी आपके सोशल मीडिया पे आया होगा जिस तरीके से उन्होंने बात की, फिर पिंडी के इवन के उस वक्त 36 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट के ताजिर नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और सबने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने हमसे तजवीज़ें मांगी, हमने तजवीज़ें लिख के दी, हमने इनको तजावीज़ बेहतर दफा भेजी और हमने इनको एश्योरेंस दी अगर आप हमारी तजवीज़ पे अमल करते हैं तो हम आपको गारंटी से बता दें कि आपका टैक्स नेट जो 22,000 लोगों के ऊपर 22,000 आपको सेल टैक्स में 2.5 लाख लोग जो आपको इनकम टैक्स दे रहे हैं कम से कम 2 मिलियन पे चला जाएगा। और अगर ये 2 मिलियन पे इनका टैक्स नेट चला जाता, चले यानी तो आपने तजावीज़ दे दी हैं और वहां तक पहुंच भी गई हैं। अब देखते हैं कि उन तजावीज़ को और इस स्ट्राइक को लेकर के वो क्या लाएअमल बनाते हैं वीआर डिपार्टमेंट वाले और आप लोगों से रब्ता करते हैं। हम दोबारा आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। शर्जील गुबलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, अमल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रखा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजली की। बिजली पंजाब में सस्ती हुई तो नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्तफ़ा कमाल ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब और मुस्तफ़ा कमाल में फ्रेंडली मैच भी शुरू हुआ। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया, इसके लिए आपको 45 अरब रुपए जो हैं वो अदा किए गए हैं, मतलब पंजाब ने बिजली के लिए मख्तस किए हैं। जिस पर मुस्तफ़ा कमाल का
का दिलचस्प ट्वीट भी आ गया। बोले, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा नहीं। अगर होता तो हम आपसे क्यों मिलते। ये यकीनन किसी क्लास का जो है वो आपको लग रहा होगा कि ख़त है जो हम एक फॉर्मेट बनाया करते थे, लेकिन हकीकतन ये ट्वीट है जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया है। इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, मोहम्मद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपका सर। मुझे बताइएगा आरिफ साहब कि पंजाब के अंदर रेट्स अलग हैं, फ़ी यूनिट बिजली जो है वो 14 रुपये उन्होंने कम करवा दी है। कराची के अंदर रेट्स अलग चल रहे हैं, कश्मीर की तो खैर बात ही और है। ये सारे जो फ़र्क हैं टैरिफ के अंदर, ये किस बेसिस के ऊपर किए जाते हैं और क्या ये सूबे के पास इख्तियारात हैं कि वो खुद से सब्सिडी दे करके इन पैसों को अदा करेंगे जिनके ज़्यादा बिल आएंगे? ये होता कैसे, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ज़रा ये बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि जी फिलहाल तो ये अनाउंसमेंट है और इसकी कोई डिटेल नहीं आई कि ये कैसे करेंगे, बट मोस्ट लाइकली ऑन इट्स फेस जो सूबा है पंजाब जो है वो ये करेंगे कि इसको सब्सिडी दे देंगे और अपने बजट में से। तो फिलहाल तो ये लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल हो तो सकता है, देखिए जहाँ पे भी कंज्यूमर को बेनिफिट देना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 18th अमेंडमेंट के बाद जो है इनके पास काफी लीवरेज होता है कि अपने बजट को यूटिलाइज भी करें और उसको कहाँ पे बेहतर अवाम की बेहतरी के लिए कहाँ पे यूटिलाइज करना है। अब इसकी तफसीलात जो है वो अभी आनी है कि ये किस मैकेनिज्म के तहत ये करेंगे और ये क्या वन टाइम है, ये हर महीने होगा, कब तक होगा। और फिर ये एक और होता है कि देखिए ये जितने फंड फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, बेसिकली ये पब्लिक फंड है जी, पब्लिक का ही पैसा पब्लिक पे लगाना है, एक जेब से निकालना है दूसरी जेब पे डाल देना है। और ये इस चीज के लिए पब्लिक को भी बड़ा विजिलेंट रहने की जरूरत है कि ये 14 रुपये यूनिट के अगेंस्ट अगर अनाउंसमेंट जो किया है, मतलब उसका एक्चुअल बेनिफिट वाकई बिल के अंदर मिलेगा। क्या वो सेल टैक्स को कम करने के लिए सोच रहे हैं, जीरो करने के लिए सोच रहे हैं, या किसी और टैक्स को कम करने के लिए सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली वो टैक्स जो सूबों को जाता है। फॉर एग्जांपल जो GST है बिजली के ऊपर वो सूबों को जाता है। इसमें ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसमें ज्यादा 18 अमेंडमेंट की वजह से जाता है ये अब सूबों को जी। तो इस वजह से देखिए, इस वजह से अगर वो उस टैक्स के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है तो ऑब्वियसली वो दे सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि 45 अरब रुपए का एक फिगर जो है वो अनाउंस किया गया है, 45 अरब। क्या आपको लगता है कि पंजाब जैसे सूबे के लिए, इतनी बड़ी आबादी वाले, 45 अरब ये कि सालाना फिगर होगा, आपको ऐसा लगता है, या ये जरा इस पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। मैं ये समझता हूँ कि ये मंथली भी कम है। 14 रुपए के हिसाब से अगर बेनिफिट देना है और सिर्फ प्रोविंस पंजाब को देना है तो ये मंथली सब्सिडी की भी ये जो 50 अरब रुपया ये जो कह रहे हैं या 45 अरब रुपया कह रहे हैं ये कम है। खिताबत का ही बयान लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है। बात ये है कि असल में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर 14 रुपये वाकई पर यूनिट कम करना है तो इसका इम्पैक्ट कहीं उससे कहीं ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि 45 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। अब ये अवाम का पैसा अवाम पे लगाने की बजाय अवाम को दबाने के लिए लगाया जा रहा है। हम सारी बात यह है कि आप ये देखें कि सिक्योरिटी पे कैसे यूज हो रहा है। आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एसीज और तहसीलदार और डीसीज और इनको किस तरह की गाड़ियां दी हुई हैं और कितना फ्यूल चार्ज होता है, वो कास्ट कम करके अगर कंज्यूमर्स पे लगाएं और अपने पब्लिक पे लगाएं तो शायद उस पे बेनिफिट और ये ज्यादा ये जो पर्क्स दिए हुए हैं सरकारी इदारों के अंदर कि जी इतना फ्यूल आपको फ्री है, इतनी गाड़ियां हैं, इन सबको कट डाउन करके आपका कहने का मकसद है कि ये लगाया जाए। जो मुफ्त की बिजली है उसे बंद किया जाए, जो बिजली उनके बिल नहीं आते हैं ब्यूरोक्रेट्स के उनको बंद किया जाए। आप उनका कह रहे हैं कि वहां से पैसा लगाया जाए तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, या तो आवाम का पैसा ही आवाम के पास लग रहा है। अच्छा, अब बहस छिड़ पड़ी है कि आरिफ साहब अब बात ये हो रही है कि जी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि जी आप सिंध गवर्नमेंट से रब्ता करें। सिंध के अंदर जो है वो बैठे हुए तो हैं इत्तेहादी MQM वाले, लेकिन मामलात इतने कोई फ्रेंडली नज़र नहीं आते हैं यहाँ पर। तो अब क्या कराची में या सिंध की हम पूरे सूबे की बात करें तो यहाँ पर ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? अच्छा, ये इन ए वे मैं इसमें से एक ये इन ए वे एडवर्सिटी क्रिएट हुई है, लेकिन इसमें एक मैं बेहतरी का भी देख रहा हूँ आउटकम। बात यह है कि जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपस में कह रही हैं कि जी आपने किया, हमने नहीं किया, हमें नहीं दिया। अच्छा, अब क्योंकि तीनों डिफरेंट पार्टीज की हुकूमतें हैं, ये तीन डिफरेंट चारों सूबों में, तो उसका ये है कि एटलीस्ट आपस में कंपटीशन तो शुरू हो गया, इंटर पार्टी कंपटीशन चलेगा। अब
हाँ, सो इस कंपटीशन की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बेनिफिट कंज्यूमर्स को जरूर मिल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इन्हें आपस में जो है वो अगर एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के चक्कर में ही जो है वो हुकूमत इस चीज़ का एहसास कर ले कि आवाम जो है वो परेशान हो गई है, और हो सकता है कि बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज जो है वो भी इस बात के ऊपर गौर कर ले कि जी इसके नर्ख जो है वो अब कम होने चाहिए। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा कि ये जो टैक्सेस का आपने जिक्र किया, जैसे जीएसटी का आपने जिक्र किया कि ये जाते हैं डायरेक्ट सूबे को, तो इसमें आप कम कर सकते हैं। हमारे पास जो बिल आता है उसके अंदर कई इकसाम के टैक्सेस होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कि उसमें क्या क्या टैक्स मैं पे कर रहा हूँ। ज़रा उसे अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें और बताएं कि जी कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर उस बिल में डाले गए हैं। ज़रा इस पर अगर आपकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाती तो अच्छा रहता। ये बड़ा सही आपका सवाल है। बात यह है कि एक किसी अफ्रीकन एक लीडर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने ये कहा कि अगर आपने इकानमी को बेहतर करना है तो आपको टैक्सेस, सारे के सारे टैक्सेस जीरो कर दे। अच्छा। और मैं नहीं कह रहा, हाँ बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर आपने अवाम में को बेहतरी लानी है, अपनी मुल्क की इकानमी को बेहतर करना है, तो आप टैक्सेस को तो जीरो करें। पहला काम तो ये करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है कि हम इकानमी को जानबूझ के थ्रू प्लान खराब कर रहे हैं कि ये बिजली के बिल के अंदर, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, को 12 से ज्यादा डिफरेंट टैक्सेस हैं और नई से नई नोमेनक्लेचर निकालते जा रहे हैं। एवरी टाइम दे कम अप, एवरी टाइम दे वांट टू कलेक्ट मोर मनी, और वो पैसा कहाँ जा रहा है वो भी एक अलग से क्वेश्चन है। उसमें फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि ये जितने टैक्सेस हैं कौन सा टैक्स किधर जा रहा है और वो वहां पे क्या आवाम की बेहतरी के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यकीन माने पिछले काफी सालों से, 2-3 साल से तो एटलीस्ट अवाम की बेहतरी के लिए जितने टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अनड्यूली हाई टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है इस वक्त हाईएस्ट टैक्स रेट्स कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम द कंज्यूमर विद जीरो फैसिलिटीज। 70% से तो कर रहा है। कोई सिविक सर्विस, जी कोई सिविक सर्विस नहीं दी जा रही, कोई आपको सिक्योरिटी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी का कोई राइट प्रोटेक्टेड नहीं है किसी बंदे का। अब बात यह है कि जब आप स्ट्रीट पे जाते हैं, यू डोंट हैव एनी, ये भी श्योरिटी या गारंटी नहीं होती कि यार आप वापस भी आधे घंटे में आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। आप मोबाइल जो है ना जेब में लेके जाते हो तो वो आप जानबूझ के बाई प्लान ऐसा लेके जाते हो कि जी छोटे से छोटा को मोबाइल और चोरी होना ही होना है, तो इसलिए ये हालात ऐसा ही है सर, क्योंकि अगर मोबाइल जेब में ना हो तो भी गोली मार देते हैं, तब भी मार लेते हैं कि भाई आपके पास पैसे जेब में ना हो तब भी गोली मारते हैं कि आप गरीब क्यों हो। तो ये जो हालात हैं ये बेहतर करने के लिए देखें लोगों को फैसिलिटीज देने की जरूरत है। अभी क्राइम, जब लोगों के हालात खराब हो गए, क्राइम का रेट बढ़ गया है और मतलब एक्सपोनेंटली बढ़ गया है। रोज कोई हीरोइन और चरस और आइस और ये वो हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उसका ट्रेड बढ़ गया है और ये लोगों को मतलब थोड़े। और अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ 2-3-4 हफ्ते पहले गुजरांवाला में एक सगे भाई ने छोटे भाई को मार दिया बिजली के बिल पर। हाँ, बिजली के बिल पे। दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये सिचुएशन, ये बड़ी सेंसलेस जिसको कहते हैं ना, एक हमारी पॉलिसीज हैं और उस पे मैंने कोई नहीं देखा। अवाम में आरिफ साहब फ्रस्ट्रेशन है, कहाँ निकालेंगे वो? एग्जैक्टली और वो जो फ्रस्ट्रेशन है उस पे जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अब मैं पंजाब गवर्नमेंट को एक तरफ तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो उन्होंने सोचा तो सही कुछ ये कंफर्ट देने का। नहीं, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है कि वो जो दूसरी तरफ जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर और वो भाई भाई को कत्ल कर रहा है, उस पे मैंने कोई नहीं देखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई हाई अप जो है वो गया हो उसके घर पे और वो किया और उसको सीरियस लिया हो, तो पॉलिसी में चेंज लाए हों। ठीक है आरिफ साहब, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट जो हैं वो हाईलाइट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जी जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो साहिब मसनद हैं, उन तक जो है वो ये आवाज़ें और ये बातें ज़रूर पहुँचें और यकीनन पहुँच भी रही हैं, जिस वजह से जो है पंजाब के अंदर ये एक इकदाम जो है वो उठाया गया है। उम्मीद करते हैं बाकी सूबों में भी ये सब हो। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन, एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा खुश आमदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं खेलों के मैदान में। खेलों के मैदान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। जी हाँ, हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के उन होनहार
तलबा से जिन्होंने एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में 14 मेडल्स अपने नाम किए और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक ही इवेंट में 5 सोने के तमगे जीतकर तारीख रकम कर दी। जी नाजरीन, इसी सिलसिले में हमें टीम के होनहार खिलाड़ियों ने ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रहमान साहब जो कि कौमी रोइंग टीम के कोच हैं, इमरान डोगर साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं रोइंग चैंपियनशिप में, और अहमद अजीज भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, और जिया गोल्ड मेडल ले चुके हैं लेकिन आज वो हमारे साथ है नहीं। शुरुआत करते हैं कोच सर से। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं सर। वालेकुम सलाम। अच्छा कोच सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आपने भी मेडल पहना हुआ है, तो ये मेडल जो है वो आपने भी पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, और क्या कितने लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे हमारी टीम से, जिनमें से 5 जो हैं वो माशाल्लाह से हमारे पास गोल्ड मेडल तो आ गए हैं, साथ साथ हिस्सा कितने लोगों ने लिया था ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी, और अल्लाह इज़ वेरी काइंड कि हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। बेशक। और जी बिल्कुल, हमारे 14 प्लेयर्स बेसिकली गए थे और सब ने पार्टिसिपेट किया है। हमने मजमूई तौर पे बेसिकली 20 इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था और 14 इवेंट्स के अंदर हम मेडलिस्ट रहे हैं। क्या बात। कुछ 6 इवेंट्स के अंदर हम रनर अप्स या मेडल्स पोजीशन में नहीं आ सके। अच्छा। और एक इवेंट के अंदर मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया, लाइक लास्ट टाइम के ऊपर टीम जब बन रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो टीम को ज़रूरत थी ट्रेनिंग की। मैंने खुद भी साथ में फिर आखिरी 2 माह ट्रेनिंग टीम के साथ ही की, ट्रेनिंग करवा भी रहा था और कर भी रहा था। तो फिर लास्ट मोमेंट के ऊपर मैंने साथ खुद में भी पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। क्या बात है जी, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइएगा डोगर साहब, आप बताइएगा क्या तासुरात थे जब आप उतरे मैदान के अंदर और आपने देखा कि हाँ जी अब मुझे जो है वो रोइंग में। पहली बात तो ये कि जी लोगों को मैं बता दूं, और आप भी डोगर साहब इसे एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा कि इट्स अ वेरी टफ जॉब। आप जो रोइंग कर रहे हैं ये दिखने में तो बड़ी आसान लगती है कि जी कश्ती चला ली और प्यार की कश्ती में और इधर उधर निकल के गाने वाने गा लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मैं 1-2 मरतबा ये कर चुका हूँ, कयाक वगैरह मैंने चलाया था पाकिस्तान से बाहर 1-2 टूर्स पे, तो मुझे आइडिया है इस बात का कि कितना जो है ये टफ टास्क होता है आपके लिए। तो ज़रा आप बताइएगा कि आपके लिए कितना टफ था, और दूसरा अपनी ट्रेनिंग का स्केड्यूल भी बताइएगा। सर ट्रेनिंग तो हम पिछले 6 मंथ से कर रहे हैं। बेसिकली जब हम कंपटीशन खेलने जाते हैं सर, तब तो हम स्टार्ट में तो नर्वस हर बंदा होता है, लेकिन सर जैसे हम इवेंट स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमें अपना नाम तो भूल जाता है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम सुनाई देता है। क्या बात है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस तब भी आता है सर जब आवाज़ सुनाई देती है, तो हम यानी कि उसके लिए जीने मरने के लिए रेडी हो जाते हैं सर। ओए होए क्या बात है सर। डोगर साहब आपने तो दिल जीत लिया कौम का, ये बात कह करके। अच्छा आपके साथ एक और चैंपियन भी मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उन्हें भी शामिल गुफ्तगू किया जाए कि आप ज़रा मुझे ये बताएं कि अगर कोई नौजवान इसमें हिस्सा लेना चाहे, जैसे कराची रोइंग क्लब यहाँ पर मौजूद है, हमने देखा है माई कराची की साइड पर जो है वो ये क्लब मौजूद है, तो और ख़ासा महंगा शौक भी है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पर भी आप ज़रूर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अगर पार्टिसिपेट करना चाहें, हिस्सा लेना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होता है। हमारा क्लब है LRC के नाम से, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो मौजूद है, तो वहाँ पे जो जिसने भी करनी होती है वहाँ पे वो आके वो कर सकता है। अच्छा। तो हमारे जो कोच हैं अब्दुल रहमान, उनसे वो कांटेक्ट कर सकता है और वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकता है आके। ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल में फिर कोच सर की तरफ ही जो है वो हम दोबारा रुख कर लेते हैं। आप दोनों ने पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया गोल्ड मेडल हासिल करके, और अब ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा जो है वो कैमरे से भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, मैं नोट किया थोड़ा। लेकिन कोच सर आपसे जानना चाहूँगा, आपने टोटल इस इवेंट के लिए 20 लोगों को आपने बताया कि आपने ट्रेन किया था, जिसमें से 14 लोग जो हैं वो मेडल हासिल कर चुके हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तो ये कितना टफ टास्क था और ये टास्क आपको कितने अरसे पहले से मिला हुआ था, ज़रा ये भी बताइएगा कि आप कितने अरसे से इन्हें ट्रेन कर रहे हैं और कितना इनका टफ स्केड्यूल होता है, ज़रा वो भी बताइए। सर ऐसा है कि डेफिनेटली लोगों को ये मेडल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबी जर्नी है कि लाइक मैंने खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ कोच 2017 के अंदर ज्वाइन किया। अच्छा जी। और बेसिकली ये पाकिस्तान की टीम है, इसके अंदर मेजॉरिटी एथलीट्स जो से वो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, जिसकी वजह से हम पंजाब यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार भी हैं और उनकी सपोर्ट हमें ऑल द टाइम सपोर्ट मिलती रहती है। बेसिकली पाकिस्तान रोइंग फेडरेशन ने एक नेशनल रोइंग सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में लगाया हुआ, वेरी गुड, जिसके नतीजे के अंदर ये सारी टीम बनी। अब बेंचमार्क जैसे मेरे साथ अहमद बैठा हुआ है, ये पिछले 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, इमरान है ये पिछले 8-9 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन एट द एंड आज आके ये फल मिला है।
कुछ एथलीट्स इसमें पिछले 2 साल से हैं, कुछ 1 साल से हैं। लाइक ये एक लंबी जर्नी है जिसको हर बंदा अपना पार्ट प्ले करता गया और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। सर कितना टफ होता है इसका जो एक्सरसाइज का जो तरीका होता है? ऐसे कि मॉर्निंग में सुबह सर मॉर्निंग सुबह उठ के हम फजर के बाद हमारी ट्रेनिंग सेशन एक होता है, उसके अंदर हम पावर वर्क, जिम वर्कआउट और रोइंग का दूसरा वर्कआउट जो टिपिकल रोइंग का वर्कआउट है वो करते हैं, और शाम में एक सेशन होता है फिजिकल एक्सरसाइज। सब फिजिकल फिटनेस के सेशन जो हैं वो अलग से हम साथ ऐड करते हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर रोइंग के सेशंस हम किए जाते हैं। डेफिनेटली एक ये टफेस्ट गेम के तौर पे काउंट की जाती है। अगर लाइक हम इसको इस तरह कहते हैं कि हम 50 लोग आते हैं तो 49 भाग जाते हैं कि वो नहीं कर पाते, लेकिन जो रुक जाता है, जो अपने ऊपर मुशक्कत करता है, वही एट द एंड रिजल्ट भी उसके पास ही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अंदर मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगा कि 4 मेरे कोलीग थे बेसिकली जिन्होंने मेरे साथ ही रोइंग, मेरे डायरेक्टली वो स्टूडेंट्स तो नहीं थे, 10 बाकी मेरे डायरेक्टली स्टूडेंट्स थे, और 4 जैसे इमरान डोगर है, ये कोलीग है मेरा, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा सारे इवेंट के अंदर सपोर्ट किया है, और टीम की ट्रेनिंग के अंदर भी मुझे साथ सपोर्ट किया है, साथ चीज़ों को लेके चला है। और स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा मेरे अपने कोच जो हैं रिजवानुल हक साहब, प्रेसिडेंट साहब हैं, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑल द वे मुझे कहा कि रिजवानुल हक साहब फेडरेशन के प्रेसिडेंट, रोइंग फेडरेशन के जी, रोइंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हमदान साहब हैं, साथ चेयरमैन रिजवानुल हक साहब हैं, वो मेरे बेसिकली कोच भी हैं। अच्छा, जिन्होंने मुझे खुद कोच किया था, और मैं उनसे कोचिंग अभी भी कोई छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। उन्होंने ऑल द वे मुझे कहा कि डू वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट कि आप रिजल्ट लेना चाहिए आपको, और किस तरह करना है अपना ट्रेनिंग प्लान, सब चीजें उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा आपने जो आप लोगों को फ्री हैंड मिला आपकी पूरी टीम को, उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम कहें कि हमें स्पोर्ट है पाकिस्तान में, डेफिनेटली हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, लेकिन हमें जितनी जिसके पास कैपेसिटी थी उन्होंने उतना हमें सपोर्ट किया। जबरदस्त। अच्छा इमरान और अहमद से मेरा एक सवाल होगा, मुझे बताइएगा सर, 1 बाय 1 आप बता सकते हैं कि आपकी डाइट क्या रहती है यार, क्योंकि ट्रेनिंग का तो हमें पता चल गया बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए डाइट जो है वो समझ लें कि 50% तो काउंट होता है। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा। तो 1 बाय 1 डोगर साहब आप भी बताइएगा और अहमद साहब आप भी। सर इसमें मीट और सर फ्रूट, ये तो सर कंपल्सरी है ना, प्रोटीन और फाइबर तो आ गया जरूरी है सर, और पानी का सर वाटर इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए सर। ओके, तो मतलब इसमें डिहाइड्रेट हो जाते हैं आप ज्यादा, इसलिए वाटर इंटेक जरूरी है। जी जी ओके जी। तो ये कितना, अब इसकी डाइट यानी इतनी महंगी तो तस्वुर नहीं की जा रही है जितनी बाकी एक्सरसाइजेज होती हैं या वेट लिफ्टिंग की अगर आप बात बेसिकली सर डाइट महंगी है, लेकिन हमें सर मैं ऐसे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ सर, यहाँ हम बेसिकली वापडा के प्लेयर हैं। अच्छा हम जो तीनों बैठे हुए हैं सर, हम तीनों वापडा के प्लेयर हैं। ठीक। और हमें सर वापडा और फेडरेशन दोनों सपोर्ट करती है, और हमें हमेशा करती रहेगी इंशाल्लाह। नहीं ये अच्छी बात है सर, आपने बता दिया, लेकिन मैं वापडा का प्लेयर नहीं हूँ, ना ही मैं फेडरेशन का हिस्सा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। अगर मैं रोइंग करना चाह रहा हूँ तो मुझे तो ये सब खाने के लिए बड़े पैसे लग जाएंगे ना, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं। तो नेचुरल बेसिस के ऊपर ही आप लेते हैं या सप्लीमेंट्स यूज करते हैं आप लोग? नहीं सर, नेचुरल में रहते हैं हमेशा। नेचुरल में रहते हैं, चलें जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। अहमद साहब, नेचुरल में। अहमद साहब आप बताइए, आपका रिकॉर्ड जो है वो कितने उसका रहा है, अपना टाइम बताएं जरा रिकॉर्ड का। टाइम मेरा 1 मिनट और 19 सेकंड्स 0.3 मेरा जो है नैनो सेकंड 1.19.3 के अंदर जो है वो आपने गोल्ड मेडल लिया है, ये माशाल्लाह क्या बात है सर, बेहतरीन, जबरदस्त। इससे पहले का रिकॉर्ड क्या था? इससे पहले वर्ल्ड खेली थी, उसके अंदर 119.5 रहा है। अच्छा, फिर 119.3, उससे पहले फिर एक एशिया खेली थी, तब भी था, तब सिल्वर मेडल था एशिया के अंदर। अच्छा, मैं बड़ी माजरत के साथ कोच सर आपसे बड़ी माजरत के साथ मैं सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे इस गेम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त क्या है टाइम लिमिट के हिसाब से, और हमारे प्लेयर जो हैं वो कितने करीब करीब हैं उस रिकॉर्ड के? सर वर्ल्ड के अंदर तो डेफिनेटली रिकॉर्ड जो है वो 110, 111, 112 तक है, लेकिन यानी हम 8-9 सेकंड पीछे हैं रिकॉर्ड है। हाँ जी, वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल वर्ल्ड में। हाँ, बेसिकली एशिया जो है वो बाकी वर्ल्ड से तो हमने वही करना है ना, 8 सेकंड पीछे है हम एशिया जो है वो। अच्छा, पूरा हमारे ओपन वेट के अंदर सर बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि बेसिकली जिस इवेंट के अंदर अहमद खेला है उस इवेंट के अंदर हम तकरीबन 8 सेकंड पीछे हैं, लेकिन लाइट वेट इवेंट्स के अंदर
हम वर्ल्ड कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया था और हमारा लड़का अली सुलेमान था जिन्होंने वर्ल्ड में 3rd हुआ था 1 सेकंड के साथ। तो इसलिए लाइक अब उसे चांस नहीं मिला, वो उस तरह अभी ट्रेनिंग में नहीं था, कुछ वो अपनी स्टडीज़ में बिजी था, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका। अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को चांस दिया, इस दफ़ा जाके दूसरे लोग जाके वहाँ कम्पीट किए हैं और उन्होंने मेडल हासिल किए हैं। ज़बरदस्त। तो इसलिए ये लक की बात भी है कि उसे ये चांस प्ले करने का नहीं मिला, लेकिन वो वर्ल्ड नंबर 3 था। जैसे अहमद लास्ट ईयर वर्ल्ड 8th हुआ था, 8वें नंबर पे था वर्ल्ड में। यानी हम टॉप 10 में तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप 10 में हैं इस वक्त वर्ल्ड लेवल जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसकी वजह ये है, इस सवाल के पूछने की वजह ये थी, आप तीनों हज़रात को बता दूं कि अरशद नदीम ने जब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, तब से हमें ये एक अंदर से जो है ना वो जुस्तजू हो गई है कि जिस खेल में भी हम जा रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए बस। क्योंकि हमने जो देखी है सिचुएशन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद जो एक पर्सोना क्रिएट हुआ अरशद नदीम साहब की वजह से, कौमी तराना जो प्ले हुआ वहाँ पर, और फिर वो जो मूवमेंट थे, वो जो गूज बम्प्स थे, वो जो रोंगटे हमारे खड़े हो गए थे। हम चाहते हैं हर खेल के अंदर जो है ना वो हमें मिल जाए। हम मालूम है कि हम थोड़ा सा लालच कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है लालच बुरी बला नहीं है। क्या ख्याल है कोच सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अरशद नदीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसकी वजह से हम सब की इज्जत हुई है, और ये हमारा एक सब इज्जत सर अल्लाह की वजह से, इज्जत अल्लाह की वजह से हुई है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक वसीला बना अल्लाह की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही है, आई एग्री। लेकिन एक वसीला अल्लाह ताला ने बनाया है कि हम सब के सीने पे एक मेडल जो है वो अरशद नदीम ने डाला है। तो इसलिए इस गेम के अंदर भी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड या मेडल जो भी लेके आते हैं उसके अंदर हम सब की इज्जत है। मेरी तो ख्वाहिश है जी कि अरशद नदीम साहब और साथ में जो है वो डोगर साहब, अहमद साहब, अब्दुल रहमान साहब, ये सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठे हुए हों यहाँ पर, और फिर उनके साथ जो है वो चाय पी रहे हो, तो हमारे लिए तो ऐसी फख्र की बात होगी कि आप समझें कि बस लिविंग इन हेवन। तो ये माहौल बन जाएगा। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो भी जा रहा है वो कंपटीशन में हिस्सा ले, और आप लोग तो माशाल्लाह से काफ़ी हाई लेवल पर आ चुके हैं। कोच सर मुझे बताइए कि नए लड़के, आपने बताया डोगर साहब 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 7-8 साल से, अहमद साहब का भी आपने यही बताया। तो नए लड़के आपने कहा 50 में से 49 भाग जाते हैं, तो उनमें से एक तो मैं हो गया, बाकी 48 कौन है उनको छोड़े। ये जो रुक जाते हैं इसका रेशियो इतना कम क्यों है? नए लड़के इसकी तरफ इतना ज़्यादा आ क्यों नहीं रहे? सर इसमें डिफरेंट रीजंस हैं। एक हमारा ये कि स्पोर्ट्स करियर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स करियर उस तरह नहीं है। दूसरे नंबर पे एक टफ गेम है। टफ गेम से ये है कि डेफिनेटली आसान रास्ता ढूंढते हैं कि हम देख। अच्छा, मजे की बात ये है कि चाहे वो क्या कहते हैं बैडमिंटन ही है, देखने में आसान लगती होगी लेकिन मुश्किल गेम है। शदीद मुश्किल गेम कोई भी आसान नहीं, करने के बाद पता चलता है कि वो कितनी मुश्किल है। डेफिनेटली स्टैमिना रिक्वायर्ड है। हर गेम के अपने डायनामिक्स हैं, उसके मुताबिक चलना पड़ता है। हर गेम के अपने डायनामिक्स ऐसा ही है, इसलिए करने से ही होती है। और बहुत ज़्यादा रेशो इस तरह नहीं है कि पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से इक्विपमेंट बहुत महंगा है, लोगों को उस तरह अवेल नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ये हमारी जितनी भी मशीन्स हैं वो फेडरेशन ऑन करती हैं, जो इन बच्चों की पर्सनल मशीन्स नहीं है, इसलिए सबको वहाँ जाके करना पड़ता है, जो नेशनल रोइंग सेंटर है। इसलिए डिफरेंट डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की सिनेरियो है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। तकरीबन पंजाब के अंदर 8-10 यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छे लेवल पे कर रही हैं। जैसे कराची में कराची बोट क्लब है, लाहौर में 1-2 क्लब हैं। तो इसलिए पहले से बहुत अच्छी सिचुएशन है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें फेडरेशन का बहुत अहम रोल है कि पहले 4-5 इवेंट होते थे, अब नेशनल गेम्स के अंदर इसके 30 इवेंट्स होते हैं। बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान साहब, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। डोगर साहब, अहमद साहब, अब्दुल रहमान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेचुलेशन फॉर योर गोल्ड मेडल्स, और पाकिस्तान का सर आपने फख्र से बुलंद कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात रहती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आपने अक्सर एक शेर ज़रूर सुना होगा कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इसी तरीके से आज इंसानियत का आलमी दिन तो है, लेकिन आज ही के दिन इंसानियत भी शर्मा गई है। सिंध के ज़िले दादू में मानसून से कबल पैसों के एवज़ अब तक 45 कम उम्र लड़कियों की शादियां कराई जा चुकी हैं। जी हाँ नाज़रीन, जिसके बाइस उन्हें मानसून की दुल्हनें भी कहा जाने लगा है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हमें जो पता चला है, बच्चियों की कम उम्र में शादी का फैसला वालिदैन ने इसलिए किया है ताकि सैलाब के ख़तरे से ख़ानदान को जिस मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना होगा
उससे बचा जा सके। दादू में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी नोटिस ले लिया है और कमिश्नर हैदराबाद से 45 लड़कियों की रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब करते हुए अपनी सिफारिशात देने की भी हिदायत कर दी है। अच्छा नाज़रीन, कमाल की बात एक आपके साथ शेयर करते चलें कि 2009 में इंसानियत का आलमी दिन मनाने का आगाज़ हुआ। यानी अगर हम सिर्फ इन ईयर्स की बात कर लें तो 2008 साल तक जो है वो इंसानियत के आलमी दिन की ज़रूरत किसी को भी पेश नहीं आई थी। उसकी वजूहत शायद ये हो सकती हैं कि पहले तो इंसानियत जो है वो हर जगह पर ज़िंदा ही थी। ये तो कुछ अरसे से 90s के बाद से हमने देखा है कि जो हाल ह्यूमन राइट्स का हो रखा है पूरी दुनिया में वो शायद इससे पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा हमारा वहम है। इस वहम को दूर करने के लिए आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे तहजीब याफ्ता ममालिक हैं वहाँ स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा आबाद था और सियाह फार्म लोगों को स्लेव बना के रखा जाता था। उन्हें इस तरीके से रखा जाता था जैसे आज जू में हम बहुत सारे अपने एनिमल्स को जो है वो देख रहे होते हैं, ये सलूक उनके साथ किया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से जो रेड इंडियंस जिनको कहा जाता है उनके साथ भी यही हुआ। उनकी ज़मीन पर कब्जे किए गए, उनको निकाला गया वहाँ से और उन्हें जंगली कहकर अब पुकारा जाता है, जो एक बहुत ही बड़ी सकाफ़त को उस वक्त फॉलो कर रहे थे जिसे अब हम माया के नाम से जानते हैं, सिविलाइजेशन के नाम से। उस सिविलाइजेशन को मानने वाले थे वो लोग। बहरहाल ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है, इंसानियत के लिए जो दिन मनाया जा रहा है, इसमें बताया जाता है कि आपको एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ किस तरह मेल जोल बढ़ाना चाहिए और इंसानी कदर को जो है वो सबसे आगे रखना चाहिए। अब इंसानी कदर क्या चीज़ है भाई, ये तो एक अजीब सी बात हो गई है। हम तो एक दूसरे से बड़े तमीज़ से मिलते हैं, तहजीब से मिलते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ मिलना, ये जो मिलनसारी आपके सामने हो रही है, ये सारी चीज़ें कदर करने के मुतरादिफ नहीं है। ये कदर करने वाली बात अगर आप करते हैं तो वो इस तरीके से होती है कि आप ऐसे काम ना करें जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ हो। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स की बात करें, जो किताब बड़ी मशहूर चल रही है इस वक्त दुनिया भर के अंदर, उसमें छोटी छोटी चीज़ें ही आपने तब्दील करनी है। तो छोटी सी चीज़ ये है कि ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक का निज़ाम ऐसा हो गया है सर कि हम लाल बत्ती के ऊपर रुकते नहीं, चलते हैं और हरी बत्ती के ऊपर हम रुक जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी लंबी लाइन लग जाती है, इतना जैम हो जाता है, हर किसी से ख़तरा हुआ हुआ है, हर किसी को जो है हराना है और एक दूसरे से जीतने की दौड़ बिला वजह की जो कि चल रही है, जबकि आप जानते भी नहीं कि बराबर गाड़ी में कौन है और उसको जो है वो आप आगे बढ़ने पे निकल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी तब्दीलियाँ हैं एटॉमिक हैबिट्स जिसको किताब के अंदर मेंशन की गई हैं, आप भी ज़रूर पढ़िएगा और साथ साथ इन छोटी छोटी तब्दीलियों को अपनाइए जिससे लोगों को तकलीफ होती है। आपको नहीं लगता होगा कि तकलीफ होती है, लेकिन जब आप पे गुजरेगी तो आपको लगेगा कि आप पे तकलीफ हो रही है। फरजाना बारी साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बारी साहिबा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की मुनासबत से आपकी राय जानना चाहूँगा कि जी आज इंसानियत का आलमी दिन है और इसके साथ साथ एक ख़बर हमने जो है वो अभी पढ़ी है, दादू में रकम के बदले में 45 कम उम्र लड़कियों की शादियां कराई गई हैं। वालिदैन को ये खदशा था कि जी अगर सैलाब आ गया हमारा तो सब कुछ डूब जाएगा, इस वजह से ये शादियां हुई हैं। खैर वज़ीर आला सिंध ने इस बात का नोटिस तो ले लिया है, आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, तो मैं आज के हवाले से कहूँगी कि आज सिर्फ पाकिस्तान में तो इंसानी हकूक़ या ह्यूमैनिटेरियन हवालों से अगर आप देखें तो जो दुनिया जो है वो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, मतलब खास हो रही हैं। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, मैं समझती हूँ कि ये जो ट्रेंड है छोटी बच्चियों की छोटी शादी और खास जब डिजास्टर या सैलाब या बाकी हमने ये देखा जब ज़लज़ले आते हैं तो उसमें भी ये हमने ये देखा कि बच्चों को उनकी जल्दी शादियाँ कर दी जाती हैं और ख़ास तौर पे ये भी है कि जहाँ गुर्बत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पैसों की बस है। और सिंध के पहले की थी, जब सैलाब के फौरन बाद ये ट्रेंड देखने में आया था कि लोग जो थे वो अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे थे। तो ये कोई, मैं समझती हूँ कि हमने देखते हैं वाक़यात की तरफ जबकि बहुत ऐसा चीज़ मिलती है कि जब लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन ये एवरीडे बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि सिंध के अंदर अभी तक आप देखें हालात काफी खराब हैं, जहां पानी अभी तक कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक पानी खड़ा है, लोगों के रोजगार, लोगों की जिंदगियां, लोगों के मवेशी, माल मवेशी, उनकी जमीनें सब खत्म हुई
और जब गुर्बत होती है तो ये उसमें यही है कि लड़कियां जो है वो औरतें जो है ज्यादा सफर करती हैं और पैसों की बस मतलब ये जो एक तस्वुर वैसे भी है कि औरतें बोझ हैं हमारे ऊपर, बच्चियां बोझ हैं, तो ये तस्वुर वैसे भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और डिजास्टर और इन हालात के अंदर जब गुर्बत ज्यादा होती है तो एक तो लोग चाहते हैं कि ये वाला बोझ जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए, और दूसरा ये है कि उसकी बस पैसे लेने का रुझान जो है ये ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद है। आप देखें कि अक्सर हम खासतौर पे केपी में भी ये रवाज है, किसी सिंध भी है कि बच्चियों की शादी के बस जो है वो पैसे लिए जाते हैं। तो ये एकदम से ये चीजें पैदा नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर मौजूद होती हैं, और जब डिजास्टर होते हैं, इस तरह के मुश्किल हालात होते हैं, तो फिर ये चीजें और उभर के निकल कर सामने आती हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर इनह्यूमैनिटी है, खासतौर पर खवातीन के हवाले से। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया फरजाना साहिबा कि खवातीन के हवाले से ये माहौल है। लेकिन अगर हम बात करें बरे सगीर की, ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 ममालिक की अगर हम बात करें तो तकरीबन हम एक सेम सकाफ़त को जो है वो फॉलो करते आ रहे हैं, और एक सेम कल्चर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो तकरीबन आपको जो है वो सिमिलैरिटीज़ उसके अंदर मिलेंगी। और बात आपने इंसानियत की जब शुरू की तो पूरी दुनिया का हवाला दिया था, फिर उसके बाद आपने सिंध का के जो है वो इस पर तबसरा किया। भारत की अगर हम बात करें, पड़ोसी मुल्क की, तो वहाँ पर भी जो है वो एक अभी इंसिडेंट हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और वहाँ के मीडिया पर भी, जो डॉक्टर के रेप केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बाद कत्ल जो है वो उन्हें कर दिया गया है डॉक्टर साहिबा को। कलकत्ता में जो है वो ये इंसिडेंट हुआ है, जिसके बाद मणिपुर को भी जो है वो रिकॉल किया जा रहा है। मणिपुर से आप भी वाकिफ़ हैं कि वहाँ क्या हुआ, और हमारे व्यूअर्स भी जो है वो वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, किस तरीके से जो है वो इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। अब कलकत्ता में ये चीज़ आ गई है और डॉक्टर्स को जो है ये निशाना इस तरीके से बनाया जा रहा है। सिक्योर कोई नहीं है, लेकिन माइंडसेट की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा गंदा और घिनौना माइंडसेट आखिर कैसे तैयार हो रहा है? देखिए, ये तो एक बात वाज़ेह है कि पूरा साउथ एशिया के दुनिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है उसमें इजाफा हो रहा है। हमने कोविड के दौरान भी देखा कि ग्लोबल ट्रेंड ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा। तो एक तो ये कि जब तक पूरी दुनिया के अंदर की फिदरशाहाना सोच है, एक फिदरशाही समाज है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मगर फर्क ये है कि देखिए इंडिया में पहले भी जब दिल्ली में बस में रेप हुआ था तो पूरे इंडिया के आवाम सड़कों पे थे, और अभी भी ये जो डॉक्टर का हुआ है तो उसमें फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में भी आपको याद हो कि नर्स का यहाँ पे कराची में ही रेप हुआ था, रिपोर्ट हुआ, लोगों के कानों में जूं तकलीफ होती है, आवाजें जरूर थोड़ी बहुत उठती हैं, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी से उठती हैं। वहाँ पे भारत में जब दिल्ली में जी रेप हुआ था तो आप देखें कि वहाँ पे नया कानून आया और रियासत भी लोगों के साथ खड़ी हुई। हमारे यहाँ ये है कि इम्प्यूनिटी है, क्राइम्स जो है, जो औरतों के खिलाफ क्राइम्स होते हैं उसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो ना होने के बराबर है। तो जाहिर है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो क्योंकि औरतों के साथ नहीं खड़ा होता, तो उसकी वजह से एक लोगों को बढ़ावा मिलता है। लोग जो क्रिमिनल माइंडेड है, जाहिर है कि सारे लोग तो पाकिस्तान में रेपिस्ट खाता जो वो मिज़ोजिनिस्ट औरत दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड है, क्योंकि जब वो ये क्राइम्स करते हैं तो उनको ये पता होता है कि हम सजाओं से बच निकलेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये जो है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक है जिसको औरतों के हवाले से खतरनाक ममालिक में के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है। और ये जो सिंध का मामला है ये नया जी बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, आपका आपने वक्त दिया। लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ यस और नो में आपका एक जवाब कि जितनी भी गुफ्तगू हुई है इस पर आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो रेपिस्ट हैं आप इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट डिमांड करती हैं, हाँ कि ना? देखिए, मेरे नजदीक कैपिटल पनिशमेंट अभी आपके मुल्क में मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद रेप हो रहे, ठीक है। तो ये क्या इससे ये है कि सजाओं का होना जरूरी है, सजाओं का होना जरूरी है। ठीक है जी, वक्त में इस गुफ्तगू को यहीं पे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका फरजाना बारी साहिबा, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।